नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आप और हम ये सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी दिनचर्या में लगातार बदलाव आ रहा है, खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं वो लगातार बदल रही हैं। ऐसे में हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं आजकल आसानी से घर कर जाती है। इन्हीं में से एक समस्या है उच्च यूरिक एसिड का स्तर, साथ ही साथ जिसे आयुर्वेद में कहा गया है वात रक्त। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर ये समस्या इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं रखा गया तो हमारे पैरों में सूजन, दर्द और चलने फिरने की तकलीफ हमें झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में आज संजीवनी के इस भाग में हम उच्च यूरिक एसिड के स्तर के बारे में करीब से जानेंगे, इस बीमारी को समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद की मदद से किस तरह से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश नवानी जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नवानी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं उच्च यूरिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या आखिर क्या है और आयुर्वेद में इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। जी, उच्च यूरिक एसिड का जो स्तर हमारे ब्लड में बनता है उसमें सबसे पहले जो है आयुर्वेद मतानुसार हमारी पाचकाग्नि बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि हमारा पाचन सही प्रकार से नहीं हो पाता और शरीर के अंदर एक आम पदार्थ का उत्पादन होता है जो कि ब्लड में आ जाता है और वात उसे पूरे ब्लड से हमारे जॉइंट्स में ले जाता है। तो इस प्रकार जब हमारा खान पान जो है शुद्ध नहीं रहता है और हम बैलेंस डाइट का सेवन नहीं करते हैं और हम जो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल करते हैं और फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो यूरिक एसिड का स्तर है वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि यूरिक एसिड स्तर बढ़ने के दो ही कारण माने जाते हैं। या तो आपके खान पान में कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो रहे हैं जिनसे ब्लड में यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे हम ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, हम जो है मीट का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, हम जो है अगर वेजिटेरियन हैं तो लेग्यूम्स वाली चीज़ें, मशरूम जिनमें प्रोटीन ज़्यादा, तो क्योंकि ये देखा गया है कि जो यूरिक एसिड है वो एक प्रोटीन प्यूरिन के विखंडन से प्राप्त होता है हमको। तो जो प्योरीन है वो प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होता है। तो जब हम प्रोटीनेशियस चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारे ब्लड में बढ़ सकता है। दूसरा कारण यह है कि यदि हमारी जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, वो जो है प्रॉपर तरीके से उसको छान के यूरिन में पास आउट नहीं कर रहे हैं यूरिक एसिड को, तो उस कंडीशन में भी हमारे ब्लड में यूरिया का स्तर या यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। तो प्राय ये देखा गया है कि हम जैसे कि जो आजकल के लोग हैं बहुत फास्ट लाइफ में पानी कम पी रहे हैं और या फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, प्रॉपर घर का बना हुआ खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो हमारी बैलेंस डाइट जो है प्रभावित हो जाती है, जिससे कि हमारे जो ब्लड में यूरिया का स्तर बढ़ने लग जाता है। तो ये तो प्राथमिक स्टेज हुई। अब जब ये यूरिया का स्तर ब्लड में बढ़ जाएगा तो हम ये पाते हैं कि ये जो यूरिया है ये जब प्रॉपर हमारे यूरिनेशन से बाहर नहीं हो रहा बॉडी के, तो ये हमारे जॉइंट्स में सरकना शुरू हो जाता है और आयुर्वेद में इसको वात रक्त कहा जाता है, क्योंकि जब वात के कारण जो है वात दूषित हुआ, उसके बाद उसने रक्त को दूषित किया और दूषित रक्त के द्वारा ये जो है यूरिया क्रिस्टल्स के रूप में फॉर्म हो जाता है और हमारे छोटे जॉइंट्स में ये चला जाता है। तो हमने प्राय ये देखा है कि जो हमारे पैर का अंगूठा है उसमें रेडनेस आ जाएगी, उसमें बहुत जोर से दर्द होगा। तो शुरुआत के लक्षण हमें यही प्रतीत होता है कि हमारे जॉइंट जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें हमें बहुत जोर से दर्द होता है, उनमें लालिमा आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये जो है वात रक्त की पहली निशानी है, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हम लक्षणों पर भी आएंगे। डॉक्टर साहब, क्यों आजकल, क्योंकि जब हम पहले कभी सुनते थे, पहले तो ये बीमारी सुनने को मिलती ही नहीं थी, लेकिन आज के समय में क्या वजह आप मानते हैं कि क्यों ज़्यादा पेशेंट उच्च यूरिक एसिड के अब पाए जाते हैं और जो यंग लोग हैं उनमें भी बीमारी क्यों बढ़ रही है लगातार? मैम, ये यंग लोगों में बढ़ने का कारण तो मेन ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है
वो बहुत परिवर्तन हो गया है। हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, हम एक जगह बैठे रहते हैं, या तो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं 4-4 घंटे, फिर हमने कभी खाना स्किप कर दिया, कभी खाया तो जो भी मार्केट से ऑर्डर किया और जो है हम जो है मंगा के खा रहे हैं, प्रोटीनियस चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं या फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो इससे जो है डिसबैलेंस हो जाता है डाइट से। तो मेनली मैं यही मानता हूँ। डॉक्टर साहब, हम जब सुनते हैं एक लेमैन के उसमें कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक कहीं ना कहीं कहते हैं, तो इस बीमारी में प्रोटीन को ही कहीं ना कहीं खाना ज़्यादा, जो जब प्रोटीन हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। तो कितनी मात्रा प्रोटीन की एक शरीर के लिए निर्धारित होती है, एक दिन या एक महीने में? जी मैम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा है और मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ कि जो ये हमारी जो भारतीय जीवन शैली है ना, इसमें अति प्रोटीन का प्रयोग हो पाया ही नहीं जाता था। ये जो बीमारी है यूरिक एसिड की, ये वेस्टर्न कंट्रीज की बीमारी है, क्योंकि आपने देखा कि वो लोग जो है रेड मीट और ये चीज़ नॉन वेज का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो उनके यहाँ तो ये नॉर्मल थी। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पाया जा रहा है, तो इसका कारण ये है कि हम लोग जो है ना अपनी जो पूर्वजों की दिनचर्या उससे अलग होते जा रहे हैं। हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो रही है। हम जो है मतलब नॉर्मल खाना ना खा के, घर में बना हुआ खाना ना खा के ज़्यादा मार्केट डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और दूसरा आपने ये पूछा कि भाई कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए, तो प्रोटीन जो है वो मतलब उसकी एक मात्रा होती है कि भाई आप जो है बॉडी वेट के हिसाब से वो प्रोटीन का निर्धारण करते हैं। तो प्रोटीन जो है बॉडी के निर्माण के लिए अति आवश्यक है, लेकिन वो हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। हम जरूरी नहीं है कि हमें बहुत नॉनवेज खाने की ज़रूरत है। सबसे अच्छे स्रोत प्रोटीन के, अगर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडा लीजिए, दालें हमारे यहाँ दालें लीजिए, और जो है आप मशरूम है उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। तो जो हमारा दैनिक जो भोजन की वो है व्यवस्था, उसमें सभी चीज़ों का साम्य अवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। हमें उसमें फैट भी चाहिए, हमें उसमें प्रोटीन भी चाहिए। अब अक्सर आपने पाया होगा कि आजकल जो नई जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जिम की शौकीन हो गई है, जिम जाया करते हैं। तो जिम जाते हैं जब वो लोग, तो उनको वहाँ पर मतलब जो है वे प्रोटीन खिला रहे हैं आजकल। अरे भाई, खाली प्रोटीन खा के अच्छा उतना वो पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो फिर ये सब समस्याएं उससे पैदा हो जाती हैं। यदि हम जो है प्रॉपर डाइट लेंगे, हम अपनी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमको जो है प्रोटीन भी चाहिए, हमको फैट भी चाहिए, हमको पानी भी चाहिए, तो पानी भी एक बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ जैसे हम पहले क्या करते थे, हम गर्मियों में ड्रिंक्स, हम ये कोल्ड ड्रिंक्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। हम लोग नींबू पानी पिया करते थे, हम लोग छाछ पिया करते थे, तो हमें कभी ये नहीं होता था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताता हूँ। जो यूरिक एसिड है उसको कम करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम आंवला का सेवन करते हैं, यदि हम जो है क्या कहते हैं नींबू का सेवन करते हैं, तो विटामिन सी और विटामिन डी, बिल्कुल, ये दोनों चीजें जो है यूरिक एसिड को संतुलित करने के लिए, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी को, सारे ऑर्गन्स को सही रखने के लिए जरूरी है। अब आपने देखा होगा आजकल लोग धूप ही नहीं सेकते। बच्चे जो है 8-9 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद 10 बजे के बाद कंप्यूटर में बैठ जा रहे हैं, धूप इतनी तेज हो जाती है, गर्मियों के बाहर बैठ ही नहीं पाते। तो विटामिन डी फिर क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोग जो है सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में भगवान ने इतनी व्यवस्था कर रखी, खूब धूप है। यदि हम 15 मिनट धूप का सेवन कर ले तो हमें विटामिन डी की कोई कमी नहीं होगी। और हमारे यहाँ तो पपीता है, हमारे यहाँ विटामिन सी में अमरूद है, हमारे यहाँ जो खान पान पे भी आएंगे कि कौन कौन सा खान पान औषधि का काम करता है इस बीमारी में, इस पर भी आएंगे। लक्षणों की आपने अभी जिक्र भी किया था, क्या वो शुरुआती लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि कई बार हम अपने शरीर के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, पहचान नहीं पाते, तो क्या वो सिम्टम्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर वो सिम्टम्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं बॉडी में तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सबसे पहले पहचान हो कि भाई मुझे क्या हो रहा है। तो इस स्थिति में जो वात रक्त हमारा है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो उत्तान जो बॉडी में होता है, में खुजली शुरू होगी, बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं होता, थोड़ा मसल में खुजली की समस्या होती है, और उसके बाद जो है बॉडी के अंदर जाके ये जो है जॉइंट्स में पेन करता है मेनली। अब मैंने बताया जैसे आपको कि अंगूठों में या छोटे ये जॉइंट्स हैं, इनमें
इंग्लिश में इसको या मतलब मॉडर्न मेडिसिन में इसको गाउट की संज्ञा दी गई है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की संज्ञा दी गई है। तो उसमें क्या देखा होगा आपने कि ये जो जॉइंट्स है ना, छोटे जैसे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, ये मोटे मोटे हो जाते हैं और इवन इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि आदमी अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाता, खाना नहीं खा पाता, उसके मुड़ते नहीं, उंगलियां इस तरह से इकट्ठा हो जाती हैं। तो बाद की स्टेज में ये बहुत बुरी कंडीशन देता है। तो अगर हम समय से इसको पहचानें और हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें तो यूरिक एसिड ऐसी चीज नहीं है। ये तो बीमारी जो थी ये बहुत एज वाली बीमारी थी, जब हमारे ऑर्गन कम हो जाते थे, प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, वो फ्लश आउट नहीं कर रही है यूरिया को, तब ये आती थी। आजकल बच्चों में आ रही है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज, हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें तो हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, तो क्या क्या ऐसी वो जांच होती है जिनसे कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाता है कि यूरिक एसिड ही बढ़ा हुआ है? जी मैम, इसके लिए तो आजकल बहुत अच्छा, सीधे आप जो है ब्लड टेस्ट कराइए, सीरम यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, और उसके बाद जो है अगर यूरिक एसिड आपका 7 से ऊपर है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, 7 से नीचे है तो नॉर्मल है। वैसे तो नॉर्मल में 5 भी ठीक है। और उसके बाद जो है माइक्रोस्कोपिक और रूटीन चेकअप कराते ही हैं, हम देखते हैं कितना यूरिया आ रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद ब्लड का टेस्ट से तो कंफर्म हो जाता है कि हमारे ब्लड में यूरिया का स्तर बढ़ रहा है या यूरिक एसिड का स्तर बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से हम फिर मेडिसिन करते हैं। अब जैसे आपने पूछा, तो अगर टाइमली हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो हम तो ये आयुर्वेदिक तरीकों से तो बहुत जल्दी नॉर्मल घरेलू चीज़ों से, आप अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दीजिए, 15 दिन में आपका यूरिया नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, घरेलू नुस्खों की भी बात करेंगे। जी। कितनी घातक ये समस्या हो सकती है अगर इसको इग्नोर किया जाए, नहीं ध्यान दिया जाए, डॉक्टर के पास नहीं जाए, सिम्टम्स इग्नोर किया जाए, तो यूरिक एसिड की ये जो समस्या है ये कितनी घातक साबित हो सकती है? मैम, अगर यूरिया बढ़ेगा तो आप ये देखिए कि वो मैंने बताया कि एक क्रिस्टल रूप में ब्लड में बन जाता है और उसके बाद वो जो है छोटे जॉइंट्स में और बड़े जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें रेडनेस होगी, लालिमा होगी, सूजन होगी, आपको बहुत बार रात को आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इतना ज़बरदस्त इसमें पेन होता है। और मैंने बताया लेटर स्टेज में अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं तो आप अपने उंगलियों को चला नहीं सकते, बिल्कुल ऐसी जाम हो जाएंगी, मोटी मोटी हो जाएंगी, आप कोई दैनिक कार्य नहीं कर सकते अपना। तो ये तो है ही। दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जब ज़्यादा मात्रा में आपके यूरिया इकट्ठा हो रहा है, वो फ्लश नहीं हो रहा, तो वो गुर्दों की फंक्शन को भी ख़त्म कर देगा, बाद में आपकी किडनी फेलियर भी हो सकती है। तो ये तो सीवियरिटी तो खतरनाक है, कितने ऑर्गन को डैमेज करेगा, वो आपको नुकसान ही करेगा, वो मतलब ज़्यादा ही परेशानी पैदा कर सकता है। बिल्कुल जी। अब आयुर्वेद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आयुर्वेद इस समस्या का समाधान किस तरह से करता है? क्या वो औषधियाँ होती है डॉक्टर साहब जिनको आप अपने जो पेशेंट होते हैं उनको बताते हैं, और उसके बाद आप घरेलू नुस्खे भी ज़रूर बताइएगा हमारे दर्शकों को, लेकिन पहले औषधि के बारे में बताइए। बिल्कुल, जहाँ तक औषधि का प्रश्न है तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है गोखरू। तो गोक्षुरादि वटी का हम इसमें सेवन कराते हैं। साथ ही हम इसमें जो है गोक्षुरादि गुग्गुल आता है हमारा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, गोक्षुर तो यूरिया को कम कर रहा है और प्लस जो है गुग्गुल जो है, जो सोथ है, जो हमारी सूजन आ रही है जॉइंट्स में, उसको कम करता है। तो मेनली जो है, और उसके बाद त्रिफला गुग्गुल भी हम प्रयोग करते हैं। त्रिफला पेट साफ करेगा और जो फालतू चीज़ें उन्हें उससे भी निकालेगा पेट से। तो ये सब चीज़ें हैं कि औषधि का प्रयोग तो आप करें ही, लेकिन आप अगर दैनिक दिनचर्या को ही ठीक कर लें तो इसकी जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, खुद से ना, खुद से बिल्कुल नहीं लें। आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी पूरी जांच कराएं, डॉक्टर उसमें देखेंगे कि आपका कितना बढ़ा हुआ है, आपको कौन सी औषधि की जरूरत है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब घरेलू नुस्खों की बात करते हैं, क्योंकि जब एक बारी इंसान दवाइयाँ भी लेता है, लेकिन हम कोशिश ये भी करते हैं कि कभी ये जिनको ये बीमारी नहीं है और भविष्य में हो भी ना, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे घर में ऐसी चीज़ें मौजूद है जिन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और अगर हो भी उच्च यूरिक एसिड की समस्या, तो भी हमें क्या कुछ ऐसा घर में हम ले सकते हैं? जी मैम आपको मैंने अभी बताया था कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हम आपके अपनी बॉडी में सारे विटामिन और इसको फिट रखें। विटामिन सी और विटामिन डी 2 मुख्य कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, क्योंकि ये इसको कम करते हैं। हमारी ये एसिड है, जैसे हमने देखा कि यूरिक एसिड तो एसिड है, तो हमारी अम्लता बढ़ा रहा है ब्लड में। तो हम जब कहने को तो हम जो है देखते हैं कि नींबू पानी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन वो जैसे ही बॉडी कंज्यूम करती है वो अल्कलाइन कर देता है। तो जब बॉडी में ब्लड अल्कलाइन हो जाएगा तो ये अपने आप ही एसिड की समस्या कम हो जाएगी। तो जैसे हमने बताया नींबू पानी और आंवला, आंवला एक इतनी अच्छी चीज़ है आयुर्वेद में कि आंवले में विटामिन सी भी है,
डी भी है, उसमें कैल्शियम इतना भरपूर मात्रा में, आयरन इतना भरपूर मात्रा में है कि आप उसका सेवन करें तो इससे बच सकते हैं। तीसरा मैंने बताया अजवाइन पानी। अजवाइन आप भिगो के रख दीजिए, उसका पानी पीजिए, मेथी का पानी पीजिए। हाँ, रात भर भिगो के रख दीजिए। अच्छा, उससे भी बढ़िया चीज बता, धनिया का पानी, धनिया के बीज आप भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए, आपका सारी फिल्ट्रेशन बढ़िया हो जाएगा, यूरिया वगैरह सब ठीक हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमारे किचन में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये थोड़ी जानकारी का वो है, थोड़ा सा हमें ये होना चाहिए, हमें ये करना है। और भैया हम तो मैम ये कहेंगे कि बच्चों को भी आप ये सिखाइए, दर्शकों से भी कहेंगे कि वो जितने भी फास्ट फूड की चीज़ें इनको अवॉइड करना शुरू कर दें। और साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स, और ये बहुत ही भयंकर चीज़ें हैं, इनमें ऐसे ऐसे केमिकल पड़े हैं कि ये हमारी बॉडी को नुकसान ही करते हैं। बच्चे लालच में टेस्ट बनाने के लिए। अच्छा, फिर ये जो चीज़ें आपने देखी मार्केट में मिलती हैं, ये इनको एक तरह से एडिक्टिव बनाती हैं आदमी को, मतलब उसकी लत लग जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डालते हैं कि वो उसके बिना फिर रह नहीं पाता आदमी। वो बच्चा फिर दोबारा मांगेगा, मुझे वही चीज़ चाहिए, वो मंगाइए। तो उस चीज़ के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों से हम बचें तो बहुत अच्छा, बच्चों को भी ऐसी हैबिट डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, पानी का कितना महत्व है इस बीमारी में? कहते हैं कि जब अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ज़्यादा पानी पीते हैं तो फ्लश आउट कहीं ना कहीं हो जाता है, तो क्या ये सही बात है? और कितनी मात्रा में हमें एक दिन में पानी का सेवन करना चाहिए? जी मैम, ये तो बिल्कुल सही है। ये होती उनको बच्चों को, और जो हमारे ये यंग स्टेज के बच्चे हैं आजकल, युवा हैं, इनको होती इसलिए ये पानी को अवॉइड करते हैं, पानी पीते नहीं जब तक बहुत जोर के प्यास न लगे। अच्छा, प्यास की जब स्थिति आती है, जब शरीर हमसे खुद डिमांड करता है कि अब मैं रह नहीं सकता, तो वो जब बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, उस स्तर पे हमें प्यास लगती है तेज। तो हम अगर 5-6 गिलास पानी रोज नॉर्मली पिए, जरूरी नहीं बहुत जोर से प्यास लगे तभी पिए, नॉर्मल पीते रहें, तो एक तो उसमें जो है क्या कहते हैं, खून में जो वो है सांद्रता वो कम रहती है, और प्लस जो है किडनी को अपना काम करने के लिए बड़ी सुविधा रहती है। फ्लश आउट, जितने भी एक्सक्रीटरी किडनी से आउट होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं पानी से, क्योंकि अगर वो जितना कंसंट्रेट ब्लड रहेगा तो उतनी दिक्कत करेगा। तो पानी तो बहुत जरूरी चीज़ है। पानी का मतलब सादा पानी नहीं, पानी वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया छाछ पीजिए, शिकंजी पीजिए, इन सब का प्रयोग करिए तो आप जो है इसमें बहुत फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। अमूमन डॉक्टर साहब, जब एक पेशेंट आता है और यूरिक एसिड की समस्या, हाई यूरिक एसिड की समस्या उनको होती है, तो कितना समय का आयुर्वेदिक इलाज अगर वो अपनाता है तो कितना समय लगता है रिवर्स होने में, या वो जो स्तर है उसे घटने में, या नॉर्मल रेंज में आने में कितना समय? जी, मैं आप इसको बताता हूँ इस बात को। ऐसा है कि जैसे अभी हमने बताया कि हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमारा 7 हो गया, अगर हम अभी जागरूक हो गए तो हमने साहब पानी की मात्रा बढ़ाई, हमने जैसे मैंने बताया धनिया जीरे का उसका पानी पीजिए, आप धनिया का पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, इन चीज़ों का प्रयोग करिए, आपका जो है वो बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर नॉर्मलिटी में की तरफ चला जाएगा। यदि आपने बहुत देर कर दी, आपने गाउट हो, तो फिर तो जो है कम से कम ये जो औषधियाँ मैंने बताई तो इनका 2-3 महीने आप, जैसे पुनर्नवा है वो भी हमारे यहाँ बहुत, पुनर्नवा गुग्गुल का प्रयोग भी हम कराते हैं, मैंने बताया कैसोर गुग्गुल का हम प्रयोग कराते हैं, गोक्षुरादि गुग्गुल का कराते हैं। तो इस चीज़ से हम यह है कि 3 महीने तो कम से कम मान के चलिए आप। उसके बाद आपको, क्योंकि पहले जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे आपका दर्द भी हमें कम करना है ताकि आप आराम से रह सके। पहले तो हम ये देखते हैं कि मरीज जो अनकंफर्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा न सो पा रहा है ना, उसको ठीक करें, फिर धीरे धीरे आते हैं उसके यूरिया, फिर खाना पीना भी बताएंगे उसको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने दर्द की बात करी डॉक्टर साहब, क्या इसमें पंचकर्म या मालिश या कोई और चीज़ें भी फायदेमंद होती हैं? बहुत ज़रूरी बात पूछी आपने। पंचकर्म का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचकर्म में एक विधा है अभ्यंग। तो जब हम मालिश करते हैं और औषधीय तेलों से करते हैं तो हमें उससे निश्चित रूप से जो है सोथ में जो सूजन है उसमें हमें आराम मिलता है। और जो मैंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ जो आम है वो जाके इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से सरकना, कोष्ठ से सरकना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे फिर फ्लश आउट होना शुरू हुआ किडनी के थ्रू। वही जो सिस्टम है वो बिल्कुल उल्टा होगा, फिर वो आएगा, आप फिर ब्लड में आएगा, ब्लड में घुलेगा, घुलने के बाद किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा। रास्ता तो एक ही है बस। डॉक्टर साहब, अगर कोई पंचकर्म नहीं करा पा रहा है या मालिश नहीं करा पा रहा है तो घर में अगर खुद की अगर मालिश करनी है, क्योंकि दर्द कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या वो तेल या क्या उसमें औषधि मिला सकते हैं? मैं बताता हूँ। आप यदि औषधीय तेलों की बात करें तो हमारे यहाँ पंचगुण तेल है, हमारे यहाँ विषगर्भ तेल है, हमारे यहाँ महानारायण तेल है, ये जनरली मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। और यदि के पास आपके पास नहीं, आप तेल ले सकते तो आप कुछ मत कीजिए, मैंने कहा अजवाइन, लहसुन, ये जो है पका लीजिए सरसों के तेल में या तिल के तेल में और उसकी मालिश कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, उससे बिल्कुल मिलेगा।
डॉक्टर साहब खान पान पे आते हैं। जी। अब रोज़ की जो हमारी डाइट है वो हम सभी जानते हैं कि जैसे आप भी अभी बता रहे थे कि हम बाहर से मंगाते हैं या ये सब। इसके अलावा जो घर में जो अगर कोई अपना साधारण भोजन खा रहा है उसमें भी कई बार ये होता है कि ये दाल नहीं खानी, वो दाल नहीं खानी, ठंडा नहीं खाना, तो क्या वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूरिक एसिड के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि जिसमें आपने बताया जैसे कि भई यूरिक एसिड में जो प्यूरिन जो मेन चीज़ है उसके विखंडन से ये बनता है यूरिक एसिड। तो जिन खाने की वस्तुओं में वो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया लेग्यूम्स, वो हम कम खाएं जिसको यूरिक एसिड है, प्लस राजमा, छोले, ये इतने भी भारी चीज़ें ये ना खाएं, प्लस जो मैंने बताया मशरूम, और मीट तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करें। जैसे रेड मीट है जो लोग खाते हैं, बीफ भी खाते हैं आजकल, तो विदेशों हमारे इंडिया में तो नहीं खाते इतना लोग, लेकिन इन सबको जो वैसा रेड मीट है इसको तो बिल्कुल ये बहुत हानिकारक है और ये हर तरह से नुकसान ही पहुंचाता है। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए ना, जो मनुष्य जो है मतलब एक शाकाहारी प्राणी है, उसको ठीक है थोड़ा अमाउंट में किसी को प्रोटीन की कमी है ले सकता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। वो शेर की श्रेणी का नहीं है कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को करे, वो अवॉइड करे, कम खाए। और दूसरा जो है थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में करे। आजकल महिलाएं भी क्या करती हैं, एक टाइम आटा गूंद लिया, फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में 3-3 बार वो उसका निकाल के प्रयोग कर रही हैं। तो ये सब प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेंगी। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, चावल जहर बन जाता है, उसमें फंगस होते हैं, कई चीज़ होते हैं, वो बॉडी में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। जो हमारी नॉर्मल पुरानी चीज़ है, ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए और स्वस्थ रहिए। और जो खाने में है उसमें यह है कि देखिए, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हम सीधा जो जल्दी जल्दी मंगा रहे हैं, उसमें ना हम सलाद लेते हैं। खीरे का प्रयोग करिए आप, बहुत पानी होता है खीरे में, बॉडी में पानी भी बनाता है, इसको फ्लश आउट भी करता है, बहुत अच्छी चीज़ है खीरा भी। सलाद का सेवन करें हम खाने के साथ, और फ्रूट्स का सेवन करें। सुबह उठ के भाई धूप में सेब खाइए। सेब के ऊपर लोग कहते हैं कि आजकल मोम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि जो क्या कहते हैं फ्रूट्स है, उसकी स्किन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे सेब का नाम लिया मैंने, तो उसमें एक पैक्टिन होता है उसमें, तो वो जो बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा कि जितने भी हानिकारक चीज़ें, पैक्टिन वो स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देगा, यूरिया को भी आपके निकालने की कोशिश करेगा। तो इवन जो है, जो हमारे यहाँ जो हम खाते हैं मेनली, उसमें फाइबर की कमी होती जा रही है। और जब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितनी हमारी बॉडी में पूरी सेल्स से हमारी बॉडी बनी, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर है, और उनका भोजन जो है वो है फाइबर। और यदि हम उनको प्रॉपर फाइबर दे रहे हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छा रहेगा, हमारी पाचन शक्ति सही रहेगी, तो हमारे को आधी समस्याएं तो वही खत्म कर लेगी। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर खा भी लिया कभी तो वो ठीक कर देगा। तो सबसे पहला हमला जो है हमारे गट पे होता है, और यदि हमारी गट डिस्टर्ब है तो ये मान लो कि सारी बीमारियां धीरे धीरे शुरू होनी है। उसके लिए थोड़ा हमें योगा भी करें, हम थोड़ा जो है कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, बहुत ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। इनको करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, और वो जो है स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मोटी दालों का जिक्र भी मैं करूंगी। कई लोग ऐसा होता है कि वो उन्होंने आज राजमा खाई या कोई हैवी मोटी दाल खाई या उड़द खाई और शाम को उनके पैरों में दर्द शुरू हो गया, तो क्या ये दालों को अवॉइड करना चाहिए? और इनके अलावा, क्योंकि प्रोटीन भी जैसे हमने पहले भी बात करी वो भी ज़रूरी है, तो क्या सप्लीमेंट, मतलब इसके अलावा कौन सी दाल हो सकती है जो हम खा सकते हैं आसानी से? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो आपने चीज़ें बताई ना, ये होता है कि ये मोटी दालें खा ली, क्योंकि मैंने बताया कि पाचन शक्ति जब कमज़ोर हो गई तो वो हजम ही नहीं होगा आपको। अब हम लोग हैं, जैसे मेरी एज ही अभी 64 से ऊपर है, तो मैं जो इन चीज़ों से बचता हूँ। किस दिन मैं खा लूँगा या शादी में चला गया तो मेरा अगला दिन खराब हो जाता है, जो एक्टिविटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो एक्चुअली जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है तो इन चीज़ों से आपको बचना ही होगा। भारी दालें नहीं खानी चाहिए। वृद्ध लोगों को पहले से मना किया गया है कि 60 से पहले, भाई 50 तक तो आपका ठीक है, आप खाइए कुछ भी, उसके बाद आप अवेयर हो जाइए भाई मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। तो उसके लिए क्या है कि मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मूंग की दाल का जितना मर्जी सेवन करें, कुछ नुकसान नहीं करती, पाचन में भी। और जैसे आपने बताया, ये हमारे यहाँ तोर की दाल है जिसको हम अरहर भी कह देते हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद आप जो है, हमारे यहाँ तो ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ गैत कहा जाता है।
उसको कुलत कहते हैं हिंदी भाषा में। तो उसका प्रयोग करिए, आपको बहुत किडनी को भी बहुत फ्लश आउट करता है, वो सारी यूरिया सब खत्म कर देगा अगर आप उसका पानी पीते रहें। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें। मसरी खाएं, मसरी बहुत अच्छी चीज़ है, गर्म भी होती है। इन सबसे भी प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मूंग की दाल के खाने से प्राप्त होता है। बच्चे इसलिए नहीं खाते कि उनको टेस्ट ही नहीं लगता वो, अदरवाइज वो बहुत अच्छा है। अब ओल्ड एज में आप जो है ना, इसके लिए मैं बताऊं, यूरिक एसिड के लिए पूछा, ओट्स बहुत अच्छे हैं। ओट्स खाइए आप, ओट्स में फाइबर चूंकि बहुत है, उसमें आप जो है मूंग की दाल मिला के उसकी खिचड़ी बना दीजिए, देखिए बहुत बढ़िया। उसमें नींबू भी डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें ऊपर से धनिया मनिया काट के, फर्स्ट क्लास प्रयोग करिए। यानी कि अच्छा। फाइबर ज़्यादा बढ़ाना है जी। और प्रोटीन एक सीमित मात्रा में लेना है। हाँ, प्रोटीन जरूरी है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम दूध के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, दही में भी प्रोटीन है, मूंग में भी प्रोटीन है। और बहुत आपको प्रोटीन, जैसे बच्चों को आजकल होता है, नहीं हमें बॉडी बनानी है जी, हमें तो मसल बनानी है, भैया अंडे खा लो, 2 अंडे सफिशिएंट है, 2 अंडे खाइए आप डेली, आप फिट रहेंगे, आपको प्रोटीन की कोई कमी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, क्या मौसम का भी फर्क इस बीमारी में पड़ता है? क्या अलग अलग ऋतुओं में ये बीमारी बढ़ती घटती है, या दर्द में या शरीर में कुछ समस्या और उत्पन्न होती है ऋतुओं के बिल्कुल अकॉर्डिंग? मैम, ऋतु तो आयुर्वेद में तो इसको बहुत ही, ऋतुचर्या का तो बहुत बड़ा अपना योगदान है। अब जैसे आपने बताया ऋतु के बारे में पूछा, शरद ऋतु में क्या होता है, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु में आप वैसे ही जो है चलना फिरना कम हो जाता है, ठंड इतनी रहती है, आदमी एक्टिविटी आदमी की कम हो जाती है, हालांकि उसमें हमारी पाचन अच्छी हो जाती है, हम जो खाते हैं हमें हजम हो जाता है। सर्दियों में आप शादियों में जाइए, आप गर्मियों में जाएंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। अच्छा, उतना ही गर्मी में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी एक्टिविटी बहुत रहती है, आप खूब घूमते फिरते हैं, तो आपका जो है वो जो फिल्ट्रेशन है ये सब प्रॉपर खूब चल रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका फायदा आपको मिलता है। सर्दियों में क्योंकि आप बैठे रहते हैं, आपको ठंड के मारे जो जॉइंट से यूरिक एसिड की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनमें पेन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, बहुत परेशान रहेगा मरीज। तो गर्मियों में आके तो आधी तो उसकी समस्या ऋतु से ठीक हो जाएगी, कुछ उसको पेन कुछ वो कम हो जाएगा, और एक्टिविटी भी उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ऋतुचर्या के हिसाब से हमें ध्यान रखना चाहिए। शरद ऋतु में हम हैं तो गुनगुना पानी पीजिए ना। हम तो अपने सारे ओल्ड एज के मरीजों को कहते हैं कि गर्मियों में आप गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि गुनगुना पानी आपकी जठराग्नि को वैसे ही बढ़ाता है, और वो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे साथ में हो जाता है। आपको मैं एक बहुत वैसी चीज़ बताता हूँ कि हम कुछ भी खाते हैं, हम बर्फ़ भी खा लें, हम कुछ भी खा लें, बॉडी के अंदर पेट में जाके वो एक साम्य अवस्था में आना है उसको, जब तक नहीं आएगा तब तक। तो इसलिए हम क्यों ना उतना ही गुनगुना पानी का ही सेवन करें ना, बॉडी को क्यों कष्ट दें। तो ये चीज़ें हैं, ऋतु का तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, ताकि जिनको ये समस्या है वो अपना ध्यान रखें और जिनको नहीं है वो क्या करें ताकि ये समस्या कभी ना हो? जी मैम, सबसे पहले तो जिनको नहीं है उनको कहूँगा मैं कि भैया आप लोग जो है खूब पानी पीजिए, और जो हमारे मौसमी फल हैं उनका सेवन कीजिए, सेब खाइए, केला खाइए, है ना। और जो मार्केट में पपीता बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी वगैरह सब होता है, फलों का सेवन जरूर कीजिए। सलाद खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, ये आपको जो है बीमार होने ही नहीं देगा। और पानी प्रॉपर पीजिए, और जो है बैलेंस डाइट खाइए। ये नहीं किसी चीज़ मुझे प्रोटीन ही ज़्यादा खानी है, मुझे ये खाना। बैलेंस जो हमारी डाइट है बहुत अच्छी है, हमारी डाइट में दाल भी होता है, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, रोटी भी खाते हैं हम, चावल भी। और एक चीज़ मैं इसमें बताऊं विशेष रूप से, जो यूरिक एसिड है, आयुर्वेद के भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है कि यदि आप जो है ये मिलेट्स वाली चीज़ें खाएं, बाजरे का आटा और जैसे कोदे का आटा, इसमें जो है अजवाइन मिला के सेवन करें तो आपका ठीक हो जाएगा यूरिक एसिड। तो ये जितने मोटे अनाज हैं बहुत अच्छे हैं हर चीज़ के लिए, तो इनका हम सेवन करें। हम बाजार की घर की रोटी खाओ ना, मिक्स आटे की रोटी खाओ, तो बहुत फायदे में रहेंगे। और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको भैया कुछ औषधियों का सेवन करो, थोड़ा जो है अपना मालिश वालिश करिए, जैसे मैम ने अभी बताया आयुर्वेदिक तेलों की करिए, नहीं तो घर में ही तेल बना लीजिए। और जो है थोड़ा सा योगा प्राणायाम भी करिए। और यदि ज़्यादा परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा आपके पैरों में हाथों में दर्द है, जॉइंट्स परेशान हो गए, तो पंचकर्म कराइए। पंचकर्म का मतलब यह है पूरे शरीर का शोधन, हम अंदर से भी शोधन करते हैं, क्योंकि पंचकर्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है, उसको अभी मैं समझाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जो है हम पंचकर्म का सेवन करें। उसमें छोटे स्मार्ट में बता दूं मैं, उसमें क्या होता है कि हम पहले शरीर की शुद्धि करते हैं, उसके बाद जो है हम जो दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो कुछ औषधियाँ भी देते हैं, कुछ हम मालिश भी करते हैं, अभ्यंग भी करते हैं, ये सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, बस्ती भी करते हैं। ये सब करके हम जो है उनको दोषों को शांत करते हैं, तो वो उसकी सहायता ले सकता है। यही बिल्कुल। मेरा
सुझाव बिल्कुल रहेगा। डॉक्टर नवानी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस बीमारी को लेकर आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद, कार्यक्रम में आने धन्यवाद के लिए। मैम, बहुत अच्छा शर्मा मैम आपका, थैंक यू। आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आज जानकारी दी कि अगर आपको भी उच्च यूरिक एसिड की समस्या है तो अपनी डाइट कहीं ना कहीं बैलेंस करिए, फाइबर का ज़्यादा प्रयोग करिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। कहीं ना कहीं आप इस समस्या से फिर निजात ज़रूर पा सकेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।